जी, तो प्रीवियस लेक्चर में हम एलपी मॉडल को सॉल्व कर रहे थे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो जब हम ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं तो हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। और अभी मैं आपको याद करवाऊंगा, जरा इसको देखिएगा, ये कौन सा मॉडल है? ये वाला। कोई इसको देखने के बाद कोई माइंड में आता है ये कौन सा प्रॉब्लम है? मैंने कहा था इस प्रॉब्लम को मैं पूरे सेमेस्टर लेके चलने, तो इसको आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स जी इक्वल टू x1 प्लस 4x2। तो ये कोई याद है आपको ये किस किस्म का मॉडल है, किस चीज का मॉडल है? मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट, ये वो मॉडल है। और इसको सॉल्व भी किया था हमने ग्राफिकल। चले ये तो बता सकते हैं ना कि इसमें ऑप्टिमल z क्या थी, z की ऑप्टिमल वैल्यू क्या थी इस प्रॉब्लम को जब हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व 36 क्या 36 ही था। नहीं, z इक्वल टू 21, 36 वाला प्रॉब्लम और था। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था जो मैंने डिस्कस किया था, इसमें z की वैल्यू थी 21 और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन था वो क्या वैल्यूज थी आपकी, x1 और x2 की वैल्यूज इस प्रॉब्लम के लिए? कोई याद पड़ता है? थोड़ा बहुत मेमोरी को जरा शफल करें। जी, ये था 3 1.5, यानी x1 3 और x2 क्या था 1.5। अब माइंड में रखिएगा ये प्रॉब्लम हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। और ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये था x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1.5 और z ऑप्टिमल z क्या है 21। ये इसका आंसर था। ये हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। और क्योंकि ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल के लिए है और आगे हमें एक नया मेथड सीखना है जिसको हमने अलजेब्राइक वे कहेंगे, कि अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें एक ऐसा मेथड आना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो इसलिए मैंने आपको उस वक्त बताया भी था कि मोर देन 2 वेरिएबल्स को आगे जाके हम एक नए मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था उसको अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम ही है, ग्राफिकल से भी सॉल्व हो सकता है और अलजेब्राइक वे से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मोर देन 2 वेरिएबल के लिए एक्चुअल है तो 2 वेरिएबल को भी ये सॉल्व करेगा। तो ये अलजेब्राइक वे में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो या मोर हो तो ये प्रॉब्लम ये मेथड उसको सॉल्व कर सकता है। ग्राफिकल मेथड सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए वर्क करेगा। तो आज हम अलजेब्राइक बेस से सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एलपी मॉडल। तो अभी अगर आप देखा जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग के मैंने आपको कहा था 2 स्टेप्स हैं। पहले आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है आप उसको फॉर्मुलेट करते हो, मतलब उसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हो, और ये स्टेप अभी हमने करना है, मैंने पोस्टपोन किया हुआ है। दूसरा स्टेप होता है अगर ये कंस्ट्रक्ट हो गया है ये एलपी मॉडल तो आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और सोल्यूशन से हमने स्टार्ट किया था और सोल्यूशन के भी 2 डिफरेंट वेज हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्राइक मेथड। और हम ग्राफिकल मेथड तकरीबन कर चुके हैं। तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड दोबारा से एड्रेस होगा, कुछ स्पेशल केसेस हैं वो अभी हमने एड्रेस करने हैं, अदरवाइज ग्राफिकल मेथड हम सीख चुके हैं, सिर्फ उनके स्पेशल केसेस रहते हैं। दूसरा आज हम स्टार्ट करने लगे अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड 2 और मोर वेरिएबल्स के लिए है, लेकिन हम वही प्रॉब्लम ले रहे हैं जो ग्राफिकल मेथड में 2 वेरिएबल प्रॉब्लम था, उसी को अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने लगे। जी पता चल गया हम क्या करने चले, समरी का पता चल गया क्या कुछ कर चुके हैं और क्या कुछ करना है, बताइए। यस सर, अलजेब्राइक मेथड करना है आज। तो अब ये जो अलजेब्राइक मेथड है इसमें हम सिंपलेस्ट एल्गोरिथम को यूज करेंगे। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ सकती है, अलजेब्राइक मेथड सिंपलेक्स मेथड। अलजेब्राइक एक क्लास है, जैसे एक ग्राफिकल मेथड है, मीन ग्राफ के जरिए सॉल्व करना, उसको हम ग्राफिकल मेथड।
एक अलजेब्रा को यूज करते हुए सॉल्व करना, उसको हम अलजेब्राइक मेथड कहेंगे। लेकिन जो एल्गोरिथम यूज करेंगे उसका नाम सिंप्लेक्स मेथड है। तो आप अलजेब्राइक वे में यानी अलजेब्रा को यूज करते हुए यानी जो टेक्निक या मेथड अडॉप्ट करने लगे हो अलजेब्राइक मेथड है, ये जनरल नेम है, लेकिन उसके अंदर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को हम यूज करें। तो ये सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ग्राफ पे भी लग सकता है, अलजेब्राइक वे पे भी लग सकता है। तो टेक्निक तो दो ही है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड एक ऐसा एल्गोरिथम है जो दोनों टेक्निक्स पे लग सकता है, यानी सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर भी हम ग्राफिकल मेथड के ऊपर भी हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम लगा सकते हैं और अलजेब्राइक वे पे भी। तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड पे सिंप्लेक्स मेथड लगाना अभी नहीं सिखाया, हालांकि उसका हिंट दे देता हूं। आपका एक इस प्रॉब्लम के 6 कॉर्नर पॉइंट्स आए, उन 6 कॉर्नर पॉइंट्स को अगर मैं सिंप्लेक्स मेथड को यूज करूं तो 6 के 6 को एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं है, आप मिनिमम अटेम्प्ट्स में वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मसलन आप उन पॉइंट्स को रीजन को देखें तो राइट डायरेक्शन में अगर जाएं तो वो ऑप्टिमल वे 2 स्टेप में आ जाता है, वो ऑप्टिमल पॉइंट, वो कॉर्नर पॉइंट 2 स्टेप में आप उस तक पहुंच जाते हैं और वहीं स्टॉप कर दोगे। दूसरे पॉइंट्स एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है अगर सिंप्लेक्स मेथड लगाओ। और अगर दूसरी डायरेक्शन लो तो वो 3 स्टेप में आप उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इट मींस सिंप्लेक्स मेथड उन्हीं 6 पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट वे में अटेम्प्ट लेने का नाम है। तो सिंप्लेक्स मेथड ग्राफिकल पे भी लग सकता है और अलजेब्राइक में। तो नॉर्मली क्योंकि हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सिंप्लेक्स की अटेम्प्ट ग्राफिकल पे नहीं लेते, अलजेब्राइक वे में ही, अलजेब्राइक मेथड में ही सीख लेंगे। तो इसलिए मैंने उधर स्किप कर दिया। क्यों? आपने रियल लाइफ में जो सिंप्लेक्स मेथड यूज करना है वो अलजेब्राइक मेथड के ऊपर ही सिंप्लेक्स एल्गोरिथम लगाना होता है। तो इसलिए हम टाइम सेव करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड को अलजेब्राइक सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को अलजेब्राइक मेथड के ऊपर ही अप्लाई करें। जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके कुछ स्टेप्स हैं और आज हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही करने में कामयाब होंगे। ये जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है जो हम उसके ऊपर लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये 2 लेक्चर्स लेगा कम से कम, फिर जाके ये कंप्लीट होगा। एक लेंथी प्रोसेस है, या ये समझ लें समझाने के लिए बहुत डिटेल डिस्कशन चाहिए। तो इसलिए मैं 2 लेक्चर्स लूंगा इसको, इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के जरिए सॉल्व करने। आज सिर्फ स्टेप 1 को ही हम कर पाएंगे क्योंकि बहुत सी चीजें एड्रेस करनी है, बहुत सी टर्मिनोलॉजी को हम मेमोराइज करना है, याद करना है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं उनको ज़हन में रखना है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टेप 1 ही एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं स्टेप को बजाय अभी एक्सप्लेन करने के जरा जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे फिर मैं इन स्टेप्स को आके आपको बताऊंगा ये स्टेप्स क्या कह रहे हैं। अभी हम स्टेप्स को अगर पढ़ेंगे भी तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, हमें उनकी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं स्टेप्स जरा गो थ्रू कर देता हूँ। पहला स्टेप तो आज हम करेंगे। सेकंड स्टेप ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट है, अभी इसको एड्रेस नहीं करते, सिर्फ नाम सुन लेते हैं। और ये कुछ मैक्सिमाइजेशन के लिए अलग केस है, मिनिमाइजेशन के लिए अलग है। ये जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। थर्ड स्टेप है फिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट, तो ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। और फोर्थ स्टेप में कंप्यूटेशन। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप को लेंगे, तो सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। जैसे सेकंड स्टेप आएगा तो मैं आपको ये सारे स्टेप्स 1 बाय 1 सिखा दूंगा। जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते ये स्टेटमेंट्स आपको समझ नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं सारे स्टेप्स एक दफा गो थ्रू कर दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। ये मॉडल आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके सामने और 4 कंस्ट्रेंट्स के साथ है और एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट, फिफ्थ कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं कि नॉर्मली इसको हम इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट कह के साइड पे कर देते हैं। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स के आपके 4 है। जी, पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है डिटरमिन स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहां मुझे रुकना पड़ेगा और कुछ टर्म्स बतानी पड़ेगी। पहली बात है स्टार्टिंग क्यों कहा गया है? स्टार्टिंग इसलिए कहा गया है कि ये मेथड जो हम सीखने लगे हैं यानी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, ये आइटरेटिव नेचर का है। आइटरेटिव कहते हैं पहले एक सॉल्यूशन आएगा,
उससे फिर दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, यानी उस आइट्रेशन को इनपुट लेंगे, उसी आइट्रेशन से नई आइट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। वो जो नई आइट्रेशन होगी वो इम्प्रूव्ड सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमल तो नहीं होगा लेकिन उससे कुछ बेहतर होगा, आइट्रेशन 2 हो जाएगी। फिर उसी आइट्रेशन 2 को इनपुट लेंगे और आउटपुट में आइट्रेशन 3 आएगी और वो उससे भी इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। और ऐसे 1 बाय 1 हम उस वक्त तक आइट्रेशन को कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास ऑप्टिमल आइट्रेशन नहीं आ जाती, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता। तो आइट्रेटिव नेचर का इसलिए स्टार्टिंग का वर्ड है, जो फर्स्ट सोल्यूशन आप कैलकुलेट करोगे उसको स्टार्टिंग सोल्यूशन कहेंगे, तो इसलिए इसे स्टार्टिंग का वर्ड है। जहां तक स्टार्टिंग के साथ है बेसिक, तो बेसिक को समझने के लिए जरूरी है कि आप दो वर्जन है, एक बेसिक एक नॉन बेसिक। बेसिक सोल्यूशन किसको कहेंगे वो भी देख लेते हैं, और नॉन बेसिक सोल्यूशन किसको कहेंगे वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होगा जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं है, अदर देन जीरो, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अगर सोल्यूशन के ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन जीरो हो उसको हम कहेंगे ये बेसिक सोल्यूशन। तो नॉन बेसिक क्या होगा, कोई बताएगा? नॉन बेसिक क्या होगा? नॉन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक तो मैंने जीरो। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो, बिल्कुल ऐसे। तो बेसिक सोल्यूशन किसको कहेंगे? ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन जीरो। और नॉन बेसिक सोल्यूशन क्या होगा? ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज जीरो हो। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, इसको याद रख लें फिंगर टिप्स पे। तो पूरे सब्जेक्ट में जब भी मैं बेसिक सोल्यूशन को कहूँ की बात करूं, आपके माइंड में होना चाहिए ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन जीरो। और अगर मैं कहूँ नॉन बेसिक सोल्यूशन, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज जीरोज हो वो नॉन बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक वर्ड है फिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं, ऐसे बेसिक सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉजिटिव हो। देखिए मैंने जब बेसिक का वर्ड था तो मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिजिबल का मतलब है अगर x इक्वल टू 9 है और x2 इक्वल टू 3 है, आप कह सकते हो ये बेसिक सोल्यूशन है क्योंकि नॉन जीरो है, ये फिजिबल भी है क्योंकि पॉजिटिव। और अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। इट मींस स्टार्ट में हमने जो डिटरमिन करना है, डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा बेसिक सोल्यूशन यानी नॉन जीरो वैल्यूज वाली है वो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ वो बेसिक हो, क्योंकि फिजिबल बेसिक भी हो फिजिबल भी हो। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी कि बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसको कहते हैं? ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल्स नॉन जीरो हो लेकिन पॉजिटिव भी हो। पॉइंट क्लियर है? बताइए सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें सर। देखें बेसिक सोल्यूशन तो होता है नॉन जीरो वैल्यूज वाला, और फिजिबल क्या होता है? वो जो नॉन जीरो वैल्यूज का सोल्यूशन है उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो, फिजिबल पॉजिटिव को कहते हैं। आपको पता है आपका सोल्यूशन ग्राफ के अंदर पॉजिटिव रीजन में आता था, तो x1 और x2 पॉजिटिव होते थे, उन्हीं को हम फिजिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके सर। बस ज़हन में रखना बेसिक सर बेसिक और फिजिबल की समझ आ गई सर, स्टार्टिंग का एक बार प्लीज बता दीजिएगा सर दोबारा से बताइए, समझ में क्या पूछना चाह रहे हैं? तो जी सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग का क्या बताया था? स्टार्टिंग का है जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो स्टार्टिंग सॉल्यूशन होगा, बाद में वो इम्प्रूव होगा बेस्ट। हम इम्प्रूव करते करते ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हम कैलकुलेट कर जो लेके आना चाह रहे हैं, पहला सॉल्यूशन जो लेंगे ये आइटरेटिव नेचर का है ना, पहला सॉल्यूशन आएगा फिर उससे बेहतर आएगा फिर उससे बेहतर, और ऐसे इम्प्रूव करके बेस्ट सॉल्यूशन तक चले जाएंगे, ऑप्टिमल। तो पहले सॉल्यूशन जो पहला सॉल्यूशन लेंगे उसको हम स्टार्टिंग सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है,
और सर ये जो बेसिक सॉल्यूशन है सर, इसमें सर मतलब नॉन जीरो वैल्यूज होंगे वेरिएबल्स के, लेकिन वो नेगेटिव हो सकते हैं सर? नेगेटिव हो सकते, बेसिक के केस में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन साथ वो फिजिबल भी साथ लगा हुआ है, तो इट मींस नेगेटिव नहीं होंगे। तो हमने अगर ओके सर। बेसिक सॉल्यूशन कहूं फिर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बेसिक फिजिबल कहूं इट मींस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है। ओके सर। अब ये जो पहला स्टेप है कि आपने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए एक सब स्टेप है, वो है आपने इस मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ये जो z है मैक्स तो वैसी गार्ड के तौर पे असल में यह है z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। मैक्स लगाने की जरूरत नहीं, लगा हुआ है मैक्स तो है ही ऑब्जेक्टिव मैक्स, लेकिन यह है z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। आपकी ये जो z है, इसमें ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो राइट साइड पे क्या रह जाएगा? 0। जीरो तो सर। 0। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है वो वही कह रही है कि राइट हैंड साइड 0 के साथ होनी चाहिए। इट मींस सर आप जी सर फिर वो नॉन बेसिक नहीं हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा जो है। नहीं, वेरिएबल की वैल्यू 0 तो नहीं, वो तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 है, वेरिएबल की ओके वैल्यू। ओके। ये देखें, मैंने 5x1 को इस साइड पे ले गया, पहले z था, ये इधर जाके -5x1 हो गया। ये 4x2 को मैं इस साइड पे ले गया तो ये भी -4x2, और राइट साइड पे क्या रह गया? 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में z को इस तरह से लिखना है, ये z की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब भी होगा तो उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड को सारी को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाना है और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। तो ये हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर पॉइंट? जी यस सर। अब इनइक्वालिटीज को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इनइक्वालिटी की क्या होती है? इस सब को आपने इक्वालिटीज में चेंज करना है। तो इनइक्वालिटी को अगर आप इक्वालिटी में चेंज कर देंगे तो हम कहेंगे ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब आप देखें, ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेस है या इक्वल है 24 से, तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड लेस भी हो सकती है, इक्वल भी। क्या है ये हमें नहीं पता, क्यों? x1 और x2 तो हमें पता ही नहीं उनकी वैल्यूज क्या है। जब सॉल्व होगा फिर ही ऑप्टिमल लेवल पे x1 और x2 आएगा, तो अभी हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता तो हमें सिर्फ इतना बता रही है ये इनइक्वालिटी कि लेफ्ट हैंड साइड या लाइट हो या लेस होगी या इक्वल हो सकती है। यानी अगर आप स्केल लें तो लेफ्ट हैंड साइड या तो कम है या इक्वल है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐड कर दें तो ये इक्वल हो सकती है। हमें अभी तक तो यही पता है ना, या तो ये कम है या इक्वल है। तो एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी कम है तो इसलिए वेरिएबल ऐड करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि लेस भी हो सकती थी और इक्वल भी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल ऐड कर दिया। वेरिएबल क्यों लिया? भी जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फर्ज करें ये जो लेस है ये 24 है और ये दोनों का टोटल 20 आता है, तो इट मीन 4 लेस है। तो ये S1 खुद ही हमें पता चल जाएगा ये S1 4 है। क्यों? ये 20 है, 4 लेस है, तो ये S1 उस वक्त पता चल सकता है क्या है। लेकिन अगर ये टोटल दोनों का 24 ही आता है तो हम कहेंगे S1 0 है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो S1 इस वक्त लिखना ज्यादा सेंसेबल है, क्यों? हमें पता नहीं कितनी लेस है, और लेस है भी या नहीं है ये भी नहीं पता। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे S1 ऐड कर दें। अगर लेस होगी, जितनी लेस होगी वो S1 होगा, और अगर लेस नहीं है तो S1 0 होगा। तो इट मींस ये सेंसेबल एडिशन है इक्वालिटी में कन्वर्ट करने की। जी फॉलो करें सर ये तो ग्रेटर भी आ सकता है सर? नहीं, ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि कंस्ट्रेंट साफ नजर आ रही है, ये लेस देन है या इक्वल है। ग्रेटर कैसे हो सकती? गिवन है ये।
ओके सर डिफाइन है सर। हाँ, लेकिन अगर ये कोई और क्वेश्चन ले लें, अगर मैं एज्यूम कर लूं ये ग्रेटर देन है, तो फिर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इधर ये क्वेश्चन है, ये अभी आप आंसर कर दें। फिर अगर आपने क्वेश्चन किया है तो फिर क्या करेंगे? बैलेंस कैसे करेंगे? अगर ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन होती तो फिर हम ऐड ना करते, वो तो ऑलरेडी ग्रेटर थी। फिर हमने क्या करना था? वेरिएबल को ऐड करना था या सबट्रैक्ट करना था? सर सब्ट्रैक्ट करना था फिर सबट्रैक्ट करना था, बिल्कुल। अगर ये ग्रेटर, तो आप एक रूल समझ लें कि जब भी लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होगी तो वेरिएबल को ऐड करके इक्वालिटी में वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, और अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होगी तो वेरिएबल को माइनस करके ये इक्वालिटी में चेंज आएगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। जी क्लियर है पॉइंट? जी, तो अब आप बता सकते हो ये जो लेस देन इक्वल टू 6 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए इसको? ये तो मिल गई, S1 ऐड कर दिया, इसके लिए क्या करें? सर इसके लिए भी सर ऐड ही करेंगे सर। इसमें भी ऐड करेंगे, लेकिन न्यू वेरिएबल ले लें, क्योंकि S1 अगर आपने इसमें भी S1 ले लेते हैं तो अगर उसमें S1 4 है और इधर किसी और तरीके से यस सर, वैल्यू सर हम न्यू लेंगे सर यहाँ पे। न्यू ले लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे S2 ले लेते हैं, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी ठीक है, थर्ड भी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, फोर्थ भी आ गई। तो बड़ी सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हो तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ऐड कर दें। नो इशू? नो इशू सर। गुड। तो अब आपके वेरिएबल्स पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 4 6 हो गए सर, 6। तो ये अब आपको इधर लिखना होगा x1 x2 s1 s2 s3 s4 ऑल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इश्यू तो नहीं। आपकी z ये दोनों इस साइड पे ले जाए, राइट साइड पे 0 कर दें, सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दें और सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दें। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मींस कोई भी आपको मॉडल दिया जाए और मैं कहूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट ये कर ले, कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब आपने 2 टर्म्स और सीखनी, वो ये है आपके इस मॉडल के लिए एक्चुअल वेरिएबल्स कौन से? एक्चुअल वेरिएबल इस मॉडल के लिए, इस मॉडल के एक्चुअल वेरिएबल्स कौन से? ओरिजिनल वेरिएबल्स x1 और x2 x1 x2। आपके ये मॉडल के वेरिएबल्स अगर पूछा जाए तो x1 x2 है, s1 s2 s3 s4 नहीं है। s1 और s2 s3 s4 सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हेल्पिंग वेरिएबल्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अदरवाइज आपके एक्चुअल वेरिएबल्स वो वही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से पहले नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये नजर आ रहे हैं x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं इनके लिए एक टेक्निकल नेम, टेक्निकल टर्म यूज होती है, इनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं पूछूं डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं, आप कहोगे x1 x2। क्यों? ये आपको साफ नजर आ रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वेरिएबल्स हैं, ये नहीं डिसीजन वेरिएबल्स हो सकते। डिसीजन वेरिएबल्स यही है x1 x2। और ये जो 4 वेरिएबल्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इनके लिए भी एक पर्टिकुलर नेम है और वो नेम है स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक स्पेलिंग सुन लें, नोट कर लें, स्लैक SLACK, SLACK, स्लैक वेरिएबल्स। तो मेरे ख्याल में अब गलती नहीं होनी चाहिए, नोट कर लें SLACK। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वेरिएबल्स आपने लिए हैं इनको कहेंगे स्लैक वेरिएबल्स, और जो आपके मॉडल के एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनको कहेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस मॉडल में डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं, आप कहोगे x1 x2, और मैं कहूंगा स्लैक वेरिएबल्स कौन से हैं, आप वो
मैंने उनको रेड कलर में इधर शो किया हुआ है, वो है S1 S2 S3 S4। कोई इशू तो नहीं यहाँ तक? सर एक्चुअल वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? कौन से? x1 x2 एक्चुअल किसके? एक तो एक्चुअल स्लैक है, दूसरा कौन से वेरिएबल्स है? स्लैक वेरिएबल्स जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपने इंट्रोड्यूस करवाए, स्लैक SLACK। और सर ये फॉर्मल भी है सर, फॉर्मल वेरिएबल्स भी है सर, ये स्लैक वेरिएबल जो है। नहीं बात सुनिए, यहाँ पे मैंने एक्चुअल का वर्ड लिया, ये आपकी प्रोग्रामिंग का एक्चुअल वर्ड नहीं, और ना ही मैं दोबारा एक्चुअल वर्ड लूंगा, एक्चुअल वेरिएबल्स कहूंगा। क्यों? इनके लिए जो टर्म है यही तो मैं सिखा रहा हूँ कि आपके जो मॉडल के वेरिएबल्स हैं उनको डिसीजन वेरिएबल्स कहेंगे। एक्चुअल वेरिएबल्स की टर्म मैंने वैसे ही यूज की है। एक्चुअली इनको दो ही चीजें हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं और स्लैक वेरिएबल्स। वो मैंने आपको समझा दिया कि डिसीजन वेरिएबल्स कौन सी और स्लैक वेरिएबल्स कौन से। क्लियर है पॉइंट? जी बताइए, साथ बता दिया करें। कोई यस सर, क्लियर है सर। यस सर, यस सर, बस समझ गया ये बता दिया करें। सर जी। जो x1 x2 है वो एक्चुअल वेरिएबल्स है, S1 S2 है वो स्लैक वेरिएबल्स। नहीं, अब आपने नया मॉडिफाइड फॉर्म होगी, x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स, S1 S2 S3 S4 स्लैक वेरिएबल। एक्चुअल का वर्ड नहीं यूज करना। ओके सर, डिसीजन वेरिएबल इज x1 एंड x2। x1 और x2। और डिसीजन वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये देखें, ये आपका मॉडल है ना इनइक्वालिटीज के साथ, जो आपका एलपी मॉडल जिसको कहते हैं वो तो ये है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपके जो मॉडल के जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ओके सर। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे वहां फिर नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, उनको स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा, ये चीज आपको पता चल गई, डिसीजन वेरिएबल्स, स्लैक। और आइंदा भूलना नहीं चाहिए। क्यों? पूरे सिंप्लेक्स मेथड में या पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग में यही टर्म चलेगी आगे, तो इसलिए मैं ये चीजें याद करवा रहा हूँ। याद इसलिए करवा रहा हूँ, ये पूरे सब्जेक्ट तक हमने इसी को लेके जाना है, तो मैं आज ही याद करवाने के लिए ये इतना ज्यादा फोकस मेरा इसके ऊपर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस सारे टेबल को, इस सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने टेबल में लेके जाना है आगे। तो आगे जो टेबल होगा उसकी ना फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स आपको पता होगा, कॉलम और रोज होती हैं, 2D जैसे टेबल होता है। तो आपने इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है तो वहां पे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को रीअरेंज करके रखना है। देखें, ये x1 कॉलम है, तो मैं आसानी से मैट्रिक्स में एक कॉलम लिख सकता हूं 6 1 -1, इधर कुछ भी नहीं है 0। और मैं इस मैट्रिक्स में इस डेटा को इस ऐसे लिख सकता हूं 4 2 1 1। तो कहने का मतलब है x1 सारे एक कॉलम में ले, x2 सारी एक कॉलम में ले, S1 एक जगह नीचे नहीं है, तो S1 को एक कॉलम में लिखना है, सिर्फ S1 और नीचे खाली जगह छोड़ दें। नेक्स्ट S2 और ऊपर नीचे खाली जगह छोड़ दें। ये क्यों जरूरी है? ताकि डेटा मैट्रिक्स वाला हो जाए, जब हम प्लेस करें तो कोई गलती ना हो। तो ये जरा देखिएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैंने जस्ट इनको अरेंज करके लिखा, अदरवाइज यही चीज है। सिर्फ अरेंज क्या किया, x1 कॉलम x2 कॉलम, S1 एक ही था, S1 का एक कॉलम ले लिया, S2 दूसरे में था, ऊपर और नीचे खाली जगह छोड़ दी, S3 ऊपर और नीचे S4। तो कोई इश्यू तो नहीं है, जस्ट उसको अरेंज करके लिखा है, वही चीज इधर है और कुछ भी नहीं, कॉलम वाइज कर दिया। सर इसके नीचे सर मैट्रिक्स में हम 0 0 लिख सकते हैं सर, S1 के नीचे फिर S2 के नीचे। जो मिसिंग है ओके जीरोस ही है। जस्ट इस तरह से अरेंज करके इसलिए लिख दिया कि मुझे टेबल में लेके जाते हुए गलती ना हो, यानी ये सर करना है। क्यों? आपको ऑब्जेक्टिव ही ये इसको मैट्रिक्स में प्लेस करना है, तो उसके लिए पहले से वर्किंग करके रखना जी। अब हमने क्या करना है, माइंड में रखिएगा, मैंने बेसिक का वर्ड यूज किया था और नॉन बेसिक का वर्ड यूज किया था। अब मैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम स्टार्ट करने लगा हूं। वैसे तो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का ये भी पार्ट था कि मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना भी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का ही पार्ट है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेप था डिटरमिन स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया। अगला काम क्या है, स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
और उसके लिए सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है? सिंप्लेक्स मेथड कहता है कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको एज्यूम कर लो नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ये सिंप्लेक्स मेथड की डिटेशन है। सिंप्लेक्स मेथड आपको फोर्स कर रहा है कि जैसे वो कहता है उसी तरह आपने चलना है। तो सिंप्लेक्स मेथड की डिमांड क्या है कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं स्टार्ट पे उनको नॉन बेसिक बना दो। तो नॉन बेसिक बनाने का मतलब क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2, क्या क्या कहा जा रहा है? सिंप्लेक्स मेथड आपको क्या कह रहा है? जीरो जी। बना हाँ, जीरो कर दो। सिंप्लेक्स मेथड आपको फोर्स कर रहा है कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको जीरो एज्यूम कर लो, उनको नॉन बेसिक बना दो। तो पहला स्टेप होगा कि उनको नॉन बेसिक बनाएंगे, फिर इनको जो x1 और x2 जीरो आपने लिया इनको इस मॉडल के अंदर पुट करेंगे। देखें मैंने x1 और x2 को जीरो ले लिया, जब मॉडल में पुट करूंगा तो देखें क्या निकलता है। इधर मैं 0 0 पुट करूंगा तो z क्या आएगा? z इक्वल टू जीरो। जीरो। अब कंस्ट्रेंट्स में भी देखें, ये x1 और x2 तो जीरो अज्यूम कर लिया, अगर मैं इन दोनों को जीरो प्लेस करूंगा तो इधर से क्या निकलेगा? फर्स्ट कंस्ट्रेंट से S1 equals 24. S1 इक्वल टू 24। गुड। दूसरी कंस्ट्रेंट से क्या निकलेगा? इक्वालिटी से S2 equals 6. S3 S2 equal इक्वल टू 1. 6, S3 इक्वल टू 1 और S4 इक्वल टू 2। तो ये आपने एज्यूम किया डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक, और आपको मिलेगा क्या? आपको एक और सॉल्यूशन मिल रहा है S1 इक्वल टू 24, S2 इक्वल टू 6, S3 इक्वल टू 1 और S4 इक्वल टू 2। इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? बेसिक और नॉन बेसिक? Basic. बेसिक सर। Non. ये बेसिक होंगे। क्यों? ये नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया ना, नॉन वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन जीरो। तो जरा देखें, मैं जो चीज अभी आपको सिखाई है ये देखें करने लगे। टू फाइंड स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, टेक डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 एज नॉन बेसिक, दैट इज x1 x2 0। पुट दीज वैल्यूज, यानी ये वैल्यूज इन द मॉडल एंड वी विल गेट, क्या करेंगे? z इक्वल टू 0, S1 24, S2 6, S3 1, S2 4। तो आप बताएं, ये z तो वैल्यू है, सॉल्यूशन असल में ये है। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? स्टार्टिंग। ये पहला सॉल्यूशन हमें मिला। क्यों? हमने डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक एज्यूम करके उनको पुट करके जो पहला सॉल्यूशन निकाला वो है हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखें बेसिक है, क्यों? नॉन जीरोस है। फिजिबल है क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो क्योंकि ये पहला सॉल्यूशन है इसलिए इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वो चीजें जो याद करवाई थी अब समझ में आ रहा है? बताइए। Yes, sir. तो अब आप कहेंगे, यानी मैं ये कहूं, मैं रिपीट करने लगा हूं सारा। ये हमारे पास मॉडल है, हमने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस सर। दूसरा अब क्या स्टेप होगा? डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक एज्यूम करते हुए उनकी वैल्यूज को इनके अंदर पुट करेंगे, इनके अंदर पुट करेंगे और वहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये देखिए, आई थिंक समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं। यस सर। तो अब हम सर ये हर क्वेश्चन में हम x1 और x2 को जीरो रख के बेसिक फिजिबल निकालेंगे। आपका फर्ज करें मैं एक नई सिचुएशन लेता हूं, आपके पास ना 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, x1 x2 x3। डिसीजन वेरिएबल्स क्या है? 3। आपने इसी तरह ही चलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने ही सिलेक्ट वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 और सिलेक्ट वेरिएबल जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने सिलेक्ट वेरिएबल्स आ जाएंगे। और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है
इसी तरह, और पहला स्टेप यही होगा, नॉन बेसिक बनाना है डिसीजन वेरिएबल्स को, मतलब x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0। क्यों? अब 3 वेरिएबल प्रॉब्लम का केस ले रहा हूं, और इन वैल्यूज को मैंने मॉडल के अंदर पुट करके जो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी वो मेरा होगा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब समझ आ गई होगी आपको जी? कोई कंफ्यूजन तो ओके नहीं? सर, ओके। अब हमेशा सिंप्लेक्स मेथड में ऐसे ही करना है, तो हम इतने प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड के करेंगे, ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी चीजें, फिर आप नहीं भूलोगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका ये है, आपका इनिशियली आप क्या करते हो, ये आप बेसिक है हैविंग नॉन जीरो वैल्यूज, और ये आपके नॉन बेसिक है हैविंग जीरो वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम निकाल चुके हैं, देखें अभी हमने क्या किया हुआ है, हमें पता है बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं। चलिए आप बताएं बेसिक वेरिएबल्स कौन से, नेम बताएं वेरिएबल्स की, स्टार्टिंग बेसिक S1, S2, सॉरी बेसिक S1, S1 S2, S2 S3, S4, हाँ, अब बेसिक वेरिएबल जब मैं कहूंगा वो है S1, S2, S3, S4। नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से? X1, X1 और X2। ये चीज क्लियर हो गई? अब देखें, हमने इसको टेबल के अंदर लेके आना है इस डेटा को। अगला स्टेप ये होगा, ये एक मैंने टेबल बना लिया। टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो जीरो है Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके लिए एक रो क्रिएट कर ले, ये Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ये रो है, और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसके लिए ये सेक्शन, ये बिग ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक, ये कंस्ट्रेंट्स के लिए बना लें। जितने टोटल वेरिएबल्स हैं उन सबको इधर प्लेस कर दें, एक कॉलम इधर छोड़ दें, एक कॉलम इधर छोड़ दें। हमेशा इसी तरह इस टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? टोटल वेरिएबल्स आपके इधर आ जाएंगे, देखें x1, x2, s1, s2, s3 सारे ऑर्डर में लिख लें। एक कॉलम को सॉल्यूशन कॉलम बना लें, और ये कॉलम को आप बेसिक कॉलम बना लें। याद रहेगा जी? बताइएगा, कोई मुश्किल? सर दोबारा रिपीट कर दें सर, ये वाला दोबारा रिपीट कर दें। देखिए आपने टेबल का स्ट्रक्चर ये लेना है कि एक रो बनानी है, क्योंकि अब आपका हर प्रॉब्लम सिंगल ऑब्जेक्टिव का होता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसका मतलब है एक रो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए बनेगी, और बाकी स्पेस छोड़ दें। 4 कंस्ट्रेंट्स है, इतनी जगह छोड़ दें कि 4 रोज आ सके, तो ये एक बिग ब्लॉक बन गया। एक लेफ्ट साइड पे कॉलम ले लें, एक राइट साइड पे कॉलम, तो ये तो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का स्ट्रक्चर हो गया। फिर कह रहा हूं, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए एक रो लेनी है, और कंस्ट्रेंट्स के लिए जितनी रोज है उतनी स्पेस छोड़ दें। एक कॉलम इधर ले लें, एक कॉलम आप लेफ्ट साइड पे ले लें। ये जो वेरिएबल्स हैं, कितने? 6 वेरिएबल्स, इनको इधर प्लेस कर दें। ठीक है, एक कॉलम का नाम रख दें सॉल्यूशन कॉलम, और लेफ्ट वाले का नाम रख दें बेसिक कॉलम। क्लियर है पॉइंट? बताइएगा। Yes, sir. अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो जिसमें 3 वेरिएबल्स हो, x1, x2, x3 डिसीजन वेरिएबल्स, और 4 ही स्लैक वेरिएबल्स हो, तो आपके क्या होने थे? x1, x2, x3, s1, s2, s3। जितने टोटल वेरिएबल्स होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। ये देखिए कॉलम्स है, तो कहने का मतलब है टोटल वेरिएबल्स को इधर प्लेस कर दें। एक सॉल्यूशन कॉलम ले लें, एक बेसिक कॉलम। मेरे ख्याल में कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब आपने डेटा कैसे प्लेस सर करना यहाँ है? पे अगर जी जी करें क्वेश्चन। सर जी यहाँ पे हमारे पास अगर 4 डिसीजन सर जी वेरिएबल्स होते, अच्छा, x1, x2, x3, x4, तो भी ऐसे ही कॉलम बनते ना? हाँ चलिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूं 4 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और 3
स्लैक वेरिएबल्स है। स्लैक वेरिएबल 3 कैसे है, उसमें कंस्ट्रेंट्स 3 होगी, 3 कंस्ट्रेंट होगी तो इक्वल 3 ही इक्वल होंगी ना, तो 3 ही वेरिएबल चाहिए होंगे। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। तो अगर आपके पास ये केस Yes, sir. है कि 4 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और 3 स्लैक हैं, तो कितने कॉलम बनेंगे? 4 आपके आ जाएंगे x1 x2 Seven, x3 सात बनेंगे सर पे। 7। मतलब है डिसीजन वेरिएबल्स को पहले लिखना है, स्लैक वेरिएबल्स को बाद में। जो टोटल है टोटल के टोटल इधर आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, बस एक कॉलम आपने सॉल्यूशन का रखना है और एक कॉलम बेसिक का। इधर क्योंकि 2 डिसीजंस हैं और 4 स्लैक है, बल्कि अब हमने उनका नया नाम रख दिया, 2 नॉन बेसिक और 4 बेसिक। यही है ना नाम? बताइए। अब बेसिक कॉलम में बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं। इस कॉलम में कौन से वेरिएबल्स आएंगे बताएं, नाम बताएं। बेसिक सर वेरिएबल्स x1 x2 सर। S1 S2 S3 S4। तो यस सर। इधर वेरिएबल नेम लिखेंगे और उधर उस वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन कॉलम में। ये देखिए S1 24 है, S1 इधर लिखेंगे और उसकी सॉल्यूशन वैल्यू सॉल्यूशन कॉलम में लिखेंगे। ये देखिए S1 24। इधर क्या आएगा? S2 आएगा सर। और इधर क्या आएगा? 6 सर। ठीक हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा, नेक्स्ट होगा S3 और 1 और 1 सर। S4 2। तो आपने इधर ये जो आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, वेरिएबल नेम इधर लिखना है बेसिक वेरिएबल को और इधर वैल्यू इधर लिखनी है। ये वेरिएबल नेम में, तो ये था बेसिक में बेसिक वेरिएबल्स और उनके सामने उनकी सॉल्यूशन वैल्यूज। कोई इशू तो नहीं है? नो सर। बाकी रहेगा z इक्वल टू 0। ये आपने इधर z लिखना है और सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू ये भी इधर प्लेस कर देना। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये जो 0 है इनके कोएफिशिएंट्स को इसमें प्लेस करना है, क्योंकि ये z रो है। मैं z रो इसलिए कहता हूं, नॉर्मली तो हम z को z बोलते हैं, तो जब मैं z रो ROW कहना चाह रहा हूं, z रो, तो लगता है ऐसा जैसे मैं जीरो कह रहा हूं, तो वो कंफ्यूजन होती है। तो या तो मैं पॉज के साथ कहूं z रो, यानी ऐसी रो जिसका नाम z, जो z के लिए फिक्स है। तो जल्दी से जीरो कह देंगे तो वो जीरो वैल्यू होगी। तो मैं चले z का वर्ड यूज कर लेते हैं, z रो। तो z हटा ही दे फिर। सॉरी, z हटा ही दे फिर क्या कर दे? हटा दे, कोई और वेरिएबल यूज कर लें z की जगह। हाँ, वैसे नॉर्मली ये कम्युनिटी जो है, बात तो आपकी वैसे ठीक है, जो कम्युनिटी है ना ऑपरेशन सर्च की, तो वो प्रॉब्लम को 2 तरह से लेती है। एक कैटेगरी होती है प्राइमल और एक होती है डुअल। तो अभी हम प्राइमल कर रहे हैं, तो प्राइमल में पूरी कम्युनिटी z ही लेती है, z, और जो डुअल को है वो उसके लिए w लेती है। तो इसलिए हम उस कम्युनिटी के लिए उस सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, उस सुन्नत को पूरा कर रहे हैं कि वो सारी दुनिया उसको जी लेती है तो हम भी जी लेंगे, आप कोई और ले लें, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अब इस z रो में ये जो कोएफिशिएंट, इस रो को मैंने इधर प्लेस करना है। तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है? क्या है? x1 का -5। ठीक है, तो आपने x1 के नीचे इस x1 का कोएफिशिएंट लिखना है -5। x2 का कोएफिशिएंट क्या है? -4। तो ये मैं टेबल के अंदर जो z रो है, इधर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन से उधर वैल्यूज लिखने का मेथड सिखा रहा हूं आपको। तो ये आ जाएगा -5, इधर क्या आएगा? -4। इधर क्या आएगा? सर 1 जीरोस जो मिसिंग है, वो वेरिएबल्स तो मौजूद है लेकिन उनके कोएफिशिएंट जीरोस है। तो ये देखें, ये वैल्यू स्पेस, कोई इशू तो नहीं है। अब कोई भी जीरो होगी आप आसानी से इधर प्लेस कर सकते हो, वो सिखा दिया मैंने आपको कि कौन सा कोएफिशिएंट कहां लिखना है। ओके, यस सर। यस।
अब आपने इन कंस्ट्रेंट्स को इस सेक्शन में लिखना है। तो x1 का कोएफिशिएंट, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फर्स्ट इक्वालिटी को लेने लगा हूं। x1 क्या है 6, ये इधर आ जाएगा। x2 4 है, ये इधर आ जाएगा। yes s1 का कोएफिशिएंट 1 है, ये इधर आ जाएगा। और इधर क्या होंगे? 0 sir 0 ये देख, ठीक हो गया, नो इश्यू। no अब sir मुझे बताएगा इधर क्या आएगा। 1 2 sir 1 1 2 2 2 sir 0 और 6 0 sir 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 समझ आ गया। इसको लिखवा दें, एक एक करके लिखवाएं। इधर क्या आएगा? -1 minus 1 1 1 0 0 0 0 1 0 इधर 0 0 sir ये आ गया, ठीक है। अब इधर क्या आएगा? 0 0 sir 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 sir आई थिंक अब आप आसानी से वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको टेबल में प्लेस करना आ गया। मैं गो थ्रू कर लेता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में भी ये चीज आ जाए। मैं इसको गो थ्रू करने लगा। ये प्लीज, ये आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया, टोटल वेरिएबल्स आपकी हैं 6, ये आपके आ गए। राइट सॉल्यूशन कॉलम, लेफ्ट बेसिक टाइटल के साथ, और अब आपने बेसिक वेरिएबल्स को वेरिएबल नेम इधर लिखना है और वैल्यू इधर लिखनी है। ये आपके सामने है। S1 24, S2 6, S3 1, S4 2, और अब आपने Z0, अब आपने Z इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इधर प्लेस करना है। -5 -4 0 0 0 0। आपने ये डेटा इधर लिखना है, ये पहली रो ये लिख दें, सेकेंड इक्वालिटी ये, थर्ड फोर्थ। आई थिंक समझ आ चुकी है आपको, राइट? yes yes sir अब एक चीज और सीखनी है। ये सारी चीजें आप ना इसके हाफिज बन जाएं, इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि पूरे सेमेस्टर में ये इसी तरह की चीजें चलनी है। और उनके नाम भी आपको, टेक्निकल नेम का भी पता होना चाहिए। अब मैं आपको अगर आपसे पूछूं, पहले बेसिक वेरिएबल्स आप मॉडल के अंदर से देख रहे थे, अब आप टेबल के अंदर से देख के मुझे बताना है बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं। बताएं, अगर मैं कहूं आप बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, आप कहां से देखकर बताओगे टेबल? कहां से देख के बताओगे टेबल? इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो सर, वो इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। आप कहें जी बेसिक कॉलम, ये देखो यस सर जी बेसिक सर तो आपने Yeah, वो- वेरिएबल्स है। मैं अगर आपको वेरिएबल्स कहूं तो आपने इस कॉलम से देखकर मुझे बताना है कि जी ये बेसिक वेरिएबल्स। अब तो चीजें मैच्योर हो चुकी हैं, पहले तो पता नहीं यस था। सर इट इज क्लियर? और अगर आपसे मैं पूछूं इस वक्त नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, वो टेबल से कैसे पता चलेगा? जी है सर नॉन बेसिक जी ओके कहां से? ओके वैसे नॉन बेसिक वेरिएबल्स मॉडल में Solution, कौन sir. कौन से x1 x2 हैं? x1 और x2। लेकिन टेबल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन बेसिक वेरिएबल x1 और x2 में? ये मैंने आपको सिखाना है। तो बताएगा, गाइड करेगा। सर ये जो z का लाइन है सर, ये वाला सर, क्योंकि सर ये निगेटिव में भी आ रहे हैं सर, बाकी सारे जीरो हैं सर। नहीं ऐसे नहीं। अब जरा मेरी बात सुनिए, आपने जो मेथड मैं सिखाऊंगा इस तरह से इसको लर्न करना है, क्योंकि हर अगली आइटरेशन जब आएगी तो ये बेसिक वेरिएबल्स चेंज हो जानी है, तो फिर नॉन बेसिक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जो मैं सिखाने लगा हूं उससे बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त करंटली बेसिक कौन से और नॉन बेसिक कौन से। बेसिक वेरिएबल तो मैंने कहा जो इस कॉलम में नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं? बेसिक। और नॉन बेसिक कौन से होंगे? जो इस कॉलम में नजर नहीं आ रहे। अब आप कहोगे, अब मैं आप कोई स्टूडेंट कह देता है x1 x2 x3 कह सकता है क्योंकि तीनों नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपने देखना है वो वेरिएबल सिस्टम का पार्ट भी हो, अपनी तरफ से तो नहीं कोई वेरिएबल नाम ले लेना। तो मिसिंग वेरिएबल्स कहां से पता चलेंगे? ये सेक्शन है टोटल वेरिएबल्स का, ये बताएगा मिसिंग कौन से हैं। यहां से देख के पता चलेंगे मिसिंग कौन से हैं। अब समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर।
आपके पास टोटल वेरिएबल्स ही बताएंगे कि बेसिक कॉलम से तो हमने देख लिया ये वेरिएबल बेसिक है, जो रह गए वो टोटल वेरिएबल्स में पता चलेगा कौन कौन से रह गए। तो वो देखें, ये बेसिक इधर से देखा यानी ये बेसिक है, और इसमें से जो टोटल में से रह गए वो ये है। तो आप इधर से देख के कहोगे जी आपके इस वक्त नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 x2, क्यों? ये इधर मिसिंग है। अब मेरे ख्याल में बेसिक वेरिएबल्स और नॉन बेसिक टेबल से देख के भी आप बता सकते हो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अभी हम वो उनकी जीरोस और नॉन जीरोस कैसे हट गए हैं? टेबल में तो साफ लिखा है ये बेसिक कॉलम है तो ये कॉलम, हाँ ये नॉन जीरोस हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज इधर पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तो हमें बेसिक नहीं बता दिया ये बेसिक है, और जो इसमें नहीं है उन्होंने बता दिया वो नॉन बेसिक है जो मिसिंग है। अच्छा, एक चीज और याद करनी है, मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, मैं चल भी इस तरह से रहा हूं कि वो साथ साथ चीजें याद हो जाएं। अगर कोई चीज भूल भी जाएगी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखिएगा पता चल जाएगा। अच्छा, अब और चीज आपने देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने कोई डेटा गलत तो नहीं प्लेस कर लिया। जरा गौर कीजिएगा, इन टोटल वेरिएबल्स में देखना है वो कौन से कॉलम है जो बेसिक वेरिएबल से रिलेटेड है। बताएं कौन से कॉलम्स? ये वाले, ये कॉलम ऐसी है ना, जो बेसिक वेरिएबल से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं? ये 4 है, क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2 S3 S4। तो ये देखो S1 कॉलम, S2 कॉलम, S3 कॉलम और S4। इन कॉलम में ये कंस्ट्रेंट सेक्शन है, ये कंस्ट्रेंट सेक्शन में हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये देख लें, मैंने ब्लॉक बना दिया, डायगोनल बन रहा है वंस का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। हमेशा बेसिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनके कॉलम्स में कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर नहीं है इट मींस आपसे कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है। ये पॉइंट याद रहेगा, ये पॉइंट याद रहेगा, राइट? यस सर। दूसरी चीज, बेसिक वेरिएबल्स यही है, और ये जो कॉलम्स सर हैं दोबारा basic रिपीट के करें अंदर- सर। ठीक है, मैंने अभी ये बात कही है कि हमने चेक करना है कि हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है। उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज आपने मेंटेन करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के अंदर जो कंस्ट्रेंट सेक्शन है, मैं जी को नहीं ले रहा हूं अभी, कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये देखें रेड डायगोनल, और इन्हीं कॉलम्स में कि जो Z रो है उसके कोएफिशिएंट्स कौन से होनी चाहिए? जीरोस। ये कोएफिशिएंट्स हैं। तो मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, फिर से आता हूं, बेसिक वेरिएबल मैंने चेक किसको करना है? इन वेरिएबल्स के कॉलम को देखना है, और कॉलम में कंस्ट्रेंट सेक्शन, ये कंस्ट्रेंट सेक्शन है, ये Z रो सेक्शन। तो कंस्ट्रेंट सेक्शन में इन कॉलम्स के अंदर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन कॉलम्स के अंदर Z रो के जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये Z रो के कोएफिशिएंट्स हैं, ये जीरोस होने चाहिए। कोई ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं की मैंने, फॉलो करिए, किया पॉइंट को? यस सर। नॉन बेसिक का कैसे पता चले, नॉन बेसिक का कैसे पता चलेगा? ये तो बेसिक हो गया ना, हमने सारे ये वो इसमें बात नॉन मैंने बेसिक। अभी नहीं की, मैं सिर्फ अभी कह रहा हूं ये जो मैंने बेसिक वेरिएबल्स ली है और उनके कॉलम के अंदर अगर ये चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, गलती कर रहे हैं। अगर जीरो के अंदर, इन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जीरोस नहीं है, कोई एक आध अदर देन जीरो है, तो गलत कैलकुलेशन। अब रहेगी बात नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, इनके अंदर Z रो की प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रेंट सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ Z रो के अंदर बात की जा सकती है। तो Z रो के अंदर ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जो जीरो है
उसके अंदर वैल्यूज क्या होनी चाहिए? कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस क्या कहती है? इसकी बात कर रहा था। नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? यानी बेसिक जो वेरिएबल्स हैं उनके अंडर क्या होनी चाहिए? ये कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है। कोएफिशिएंट्स क्या? देखिए बेसिक वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यूज नॉन जीरोस हैं, जबकि अभी मैं कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूं। ये कोएफिशिएंट्स हैं S1 के, S1 S2 S3 4 के। वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज तो आपको पता है, इनकी वैल्यूज तो ये पड़ी हुई है सोल्यूशन वैल्यू। तो वेरिएबल्स की सोल्यूशन वैल्यूज ये हैं। उन वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है Z रो में, ये वो हैं। ये Z रो के अंदर बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं और बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो ये पड़ी हुई है। तो बड़ा क्लियर मीनिंग नजर आ रही होगी आपको। तो मैं फिर से कहूं, हमने क्या चेक करना है? ये मैं फिर से वापस आ रहा हूं। ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। ये क्या होनी चाहिए? बेसिक वेरिएबल्स के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना नॉन चाहिए? बेसिक सर जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है भाई, आइडेंटिटी होनी आइडेंटिटी चाहिए। मैट्रिक्स, बेसिक वेरिएबल्स के अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये इन्हीं 1 1 1 वेरिएबल्स के अंडर Z रो में क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए। 0 होना चाहिए। और नॉन बेसिक के अंडर Z रो के अंदर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए सर। नॉन 0 होना चाहिए। अगर ये जीरोस के अलावा कुछ और है तो एरर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कुछ और है तो एरर। लेकिन इसके बारे में एरर नहीं होगा। इसके बारे में ये क्या होनी चाहिए? नॉन जीरोस। नॉन 0 होनी चाहिए। नॉन लेकिन 0 अगर जीरो आ जाती है, एरर नहीं है। ये एक स्पेशल केस को एड्रेस करेंगे। इसको जब हम आगे जाके स्पेशल केसेस को देखेंगे फिर मैं बताऊंगा कि इनमें से कोई एक आध जीरो हो सकती है। पॉइंट क्लियर? सर Z रो में X1 X2 पॉजिटिव हो सकते हैं ना सर? भाई x1 और x2 अगर आप पॉजिटिव कहते हैं तो आप बताएं x1 x2 के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं या x1 x2 की वैल्यूज की बात कर रहे हैं? पहले ये पॉइंट क्लियर करें। सर Z रो में कोएफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। हाँ, Z रो में x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा नॉन जीरो होने चाहिए। ओके सर और अगर 0 हो जाए तो सर फिर वो एक स्पेशल केस बनेगा। अगर कोई जीरो होगा तो वो स्पेशल केस होगा, एरर नहीं होगा। ये तो है नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर Z रो के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रूल बता रहा हूं। यस सर। नॉन जीरो वेरिएबल्स, इनके अंडर Z रो के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नॉन जीरोस होंगे। और अगर कोई जीरो भी आ जाता है एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्पेशल केस है। लेकिन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जीरोस ही होंगे कोएफिशिएंट्स। अगर अदर देन जीरोस हुए, एरर। बेसिक वेरिएबल्स के अंदर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, अगर नहीं है तो एरर। तो एरर का भी बता दिया और नॉन बेसिक में भी बता दिया कि वहां एरर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यस सर, Yes, sir. क्लियर है सर। अब इसको मैं फिर गो थ्रू करने लगा हूं सारे प्रॉब्लम को, ताकि आपको, बल्कि सारे प्रॉब्लम को नहीं, इसी स्टेप को बताने लगा हूं, आपको याद हो जाए। हाँ, मुझे ये बताएं, ये जो वेरिएबल्स हैं मैंने क्या देखना है कि मेरी कोई एरर तो नहीं है इस डेटा के अंदर? क्या देखना है सबसे पहले बताएं? नो सर, आइडेंटिटी देखनी है सर पहले। ये जो वेरिएबल्स हैं इनके सर कॉलम के बेसिक अंदर, वेरिएबल्स देखने हैं सर। हाँ, सिर्फ बेसिक, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इन्हीं के कॉलम को मॉनिटर करना है और कंस्ट्रेंट सेक्शन के अंदर आपने देखना है। ठीक हो गया? यानी बेसिक वेरिएबल्स के अंडर देखना है कंस्ट्रेंट सेक्शन में। ये भी है कंस्ट्रेंट सेक्शन में। Z रो सेक्शन में कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? जीरोस। अगर ये नहीं है तो एरर। दूसरी बात, दूसरी, ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, यानी इधर मिसिंग है तो नॉन बेसिक, वो कौन से? x1 x2। इनके अंडर क्या होना चाहिए? Z रो के अंदर कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो। और अगर कोई एक आध जीरो निकल आया
तो वो special एरर case नहीं है। होगा, एक स्पेशल केस होगा सर। एरर नहीं होगा, स्पेशल केस होगा। आई थिंक आपको 50% सिंपलेस्ट एल्गोरिथम आगे है, अगर ये चीजें आज आपने सीख ली है तो Yes. अभी टाइम 3:07 है और मेरे पास 8 मिनट्स बाकी है, तो मैं पूरा आज जो प्रॉपर्टी सिखाई है जल्दी से उसको गो थ्रू करने लगा। जी, ये प्रॉब्लम था आपके पास। सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जी को राइट साइड पे इक्वल, सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदलने के लिए स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए? 6 वेरिएबल्स। इसमें 2 डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2 और 4 स्लैक वेरिएबल्स है s1 s2 x3। इतनी बात आज मैंने याद करवाई है। इसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके लिखने में अब एज्यूम करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बनाएंगे बाय फोर्स। ये देखें, बाय फोर्स आपने डिसीजन वेरिएबल्स को क्या किया? नॉन बेसिक बना दिया। नॉन इनको बेसिक इसमें इनको इधर पुट करके जो आपके पास नया सॉल्यूशन आएगा वो आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा स्टार्टिंग। यही बात की थी ना। तो डिसीजन वेरिएबल्स को बनाया नॉन बेसिक, उनकी वैल्यूज को पुट किया, जीरोस को इसमें, और इधर से जो सॉल्यूशन निकला वो जाहिर है नॉन जीरो है, पॉजिटिव भी है, तो बेसिक भी है और फिजिबल भी है, और पहला सॉल्यूशन है स्टार्टिंग भी है। तो पहला स्टेप हो गया स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको टेबल में लेके जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनाया, टोटल वेरिएबल्स को इधर प्लेस किया, इस कॉलम को सॉल्यूशन कॉलम, इस कॉलम को बेसिक। बेसिक कौन से हैं? ये वेरिएबल्स और इनकी ये वैल्यूज बारी बारी। ये बेसिक लिखा, ये वैल्यू, दूसरा बेसिक और उसकी वैल्यू, तीसरा और उसकी वैल्यू, ये वैल्यू। फिर z को इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर z को कोएफिशिएंट्स को, x1 का कोएफिशिएंट -5, x2 का -4, तो ये -5 -4 जीरोस। फिर इनकी वैल्यूज लिखी 6 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। बड़ी जल्दी से आप सीख रहे होंगे। अब मैंने टेबल से कहा था, टेबल को देख के बेसिक वेरिएबल्स कौन से पता चलेंगे। इस सेक्शन को देखा, ये बेसिक वेरिएबल्स है। नॉन बेसिक क्या है? इन्हीं को देख के इस टोटल वेरिएबल्स में से मिसिंग ये है, ये नॉन बेसिक। तो ये टेबल से देखा बेसिक नॉन बेसिक। प्रॉपर्टीज चेक करनी है। प्रॉपर्टीज क्या है? इन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन्हीं बेसिक वेरिएबल्स के अंदर z इक्वेशन में, z रो में जीरोस, और नॉन बेसिक के अंदर नॉन जीरोस। आई थिंक ये जो मैंने अभी 5 मिनट्स में, या 3 और 4 5 मिनट्स है, यही आज मैंने आपको सिखाया, बल्कि सिखाया नहीं, याद करवाया, इसलिए टाइम लगा। ओके, पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, ठीक हो गया। इसका सेकंड स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम, मैंने कहा था आइटरेटिव, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड, वो मैं ऐसे गो थ्रू कर देता हूं कि क्या वो रूल्स नेक्स्ट सिखाऊंगा। तो एक नई आइटरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये अभी अंडर प्रोसेस है। ये भी इतना करता है। ये देखें, सेकंड आइटरेशन कैलकुलेट हो गई। ये फर्स्ट आइटरेशन थी, आपने देखा फर्स्ट आइटरेशन में z क्या है? 0, और z पता किसको कहते हैं? प्रॉफिट को।
तो इसका मतलब 0 प्रॉफिट से स्टार्ट किया और इम्प्रूव होके z कहां तक चला गया, 20 आ गया। तो ये आइटरेटिव एल्गोरिथम है। इस तरह आइटरेशन बाय आइटरेशन एक और आइटरेशन होगी और एक जगह पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा और हमारा ऑप्टिमल आंसर आ जाएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। 3 मिनट्स आपके अभी बाकी हैं और मैं आपकी अटेंडेंस जूम से ले लूंगा, नो इशू। जो एक सफिशिएंट ड्यूरेशन जिसकी होगी आज के लेक्चर में वो प्रेजेंट होगा। जो 2-3 मिनट के लिए ऐसे गेस्ट के तौर पे आया वो एब्सेंट होगा। तो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आज के लेक्चर के बारे में वो कर लें। असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है वेडनेसडे यानी कल मिडनाइट 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट मूडल पे करवानी है, ईमेल नहीं करनी। ईमेल डिस्कार्ड कर दी जाएगी, यानी रूल ही बना दिया कि ईमेल नहीं करनी। आपको सबमिशन का इशू आएगा, उसको कंप्रेस करके कर दें, या मैंने आपको तरीका बता दिया, मोबाइल से पिक्चर लें, वर्ड में प्लेस करें, उसको सेव एज करें, PDF 1 MB के तक हो जाएगी, आराम से अपलोड हो जाएगी। नहीं हो रही होगी मेरा यही लेक्चर उठाएं, यही काउंट टाइमर देखें किस टाइमर पे मैंने ये बात की थी, दोबारा मेरी इस बात को सुने, दोबारा ट्राई करें, अपलोड हो जाएगा। क्विज आपका वेडनेसडे 8 PM रात 8 बजे। मैंने एक ब्लैंक फाइल ओपन की है, अभी भी आप जाके क्विज को अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे डाउनलोड करेंगे, सामने स्क्रीन पे एक ब्लैंक क्विज आ जाएगा, उसके ऊपर भी लिखा है ग्राफिकल मेथड का क्विज है। 8 से 9 बजे तक आपको टाइम है, टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, 1 घंटे के अंदर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। हैंड रिटन करना है, ग्राफ के जरिए करना है, सारी क्विज किस दिन है? क्विज किस दिन है सर? थर्सडे को। थर्सडे आपको मूडल पे जाके आप देख सकते हो, ये मूडल के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अभी भी इतना ब्रीफ करने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट कहेगा सर क्विज कब था, ऐसे साइन को क्लास के अंदर डिस्कस करना होगा, राइट? ओके सर। करना बनता है ना। इसके लिए ग्राफ चाहिए होगा ना? मैं हाँ, ग्राफ लेके आना है किसी बुक शॉप से। 8 बजे से पहले आपके पास ग्राफ हो, क्योंकि ग्राफ लेके शॉप से ग्राफ खरीदने लेके जाने का टाइम उस क्विज टाइम में शामिल नहीं होगा, पहले से होना चाहिए। क्विज ऑनलाइन होगा सर? क्विज ऑनलाइन जाहिर है, कैंपस में तो नहीं आना, घर बैठ के देना है। आपने मूडल से क्विज को डाउनलोड करना है, घर में तसल्ली से बैठ के सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसकी पिक लेके PDF बना के उसी मूडल पे सबमिट करना है। क्या बात है, ठीक हो गया? सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस हो गए, उसी मूडल के ऊपर आपने अपलोड करना है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कैंपस में आ जाए, कह रहे हैं सर रात 8 बजे आ जाए और गार्ड को कहता फिरे मेरा आज क्विज है। सर रात का टाइम थोड़ा सर थोड़ा अजीब वही नहीं ना। सर? हाँ अजीब है, लेकिन वो मैंने आपको ये शायद आप डिस्कशन में प्रीवियस लेक्चर में आपकी क्लास में डिस्कशन कर ली थी, ये इसलिए रखा है कि इस टाइम सारे तीनों सेक्शन अवेलेबल होंगे। चलो ठीक है सर। क्योंकि बाकी वैसे मैंने मिलेगा। क्लास हो रही होगी ना, इसलिए वो टाइम 5-6 o'clock तक नहीं लिया। रीजन बता दी। ओके सर सबमिशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? सबमिशन के लिए सर उसी 1 घंटे के अंदर ही सबमिशन करानी होगी? थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम मैंने एडिशनल ऐड कर दिया हुआ है, आपको नहीं बताया, तो थोड़े से मिनट्स कोई लेट हो जाएगा ना, 5-10 मिनट अपलोड हो जाएगा। बल्कि आप, मैंने आपको टाइम नहीं बता रहा हूँ मैंने एक्स्ट्रा टाइम कितना रखा है, आप ट्राई मारें हो जाएगा। हाँ वो एक्स्ट्रा टाइम से बाहर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। सबमिट नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा टाइम। सर ग्राफ हम लेड पेंसिल के अलावा किसी भी पेंसिल से बना सकते हैं ना सर? किसी भी पेंसिल से बना सकते हैं। लेड पेंसिल से जरा इरेज हो जाता है, अगर आप दूसरे पेंसिल से रखें तो कलर पेंसिल एक से ज्यादा हो तो आसानी से आंसर आ जाएगा। वो टिप्स आपको बताई गई हैं कि जल्दी आंसर कैसे आता है, राइट? कोई इशू है तो अभी भी डिस्कस कर लें। नो इशू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन करना था असाइनमेंट के क्या रहा लिए। भाई?
क्या करना है, जिनकी ठहरे 1 मिनट, जिनकी नेक्स्ट क्लास है वो लीव कर जाएं, हमारी क्लास एंड हो चुकी है, और जो कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में अवेलेबल हूँ, पूछ सकते हैं। सर मैंने ये पूछना है असाइनमेंट में सर जी, वो कि मैक्सिमम वैल्यू हम पॉइंट्स लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने एक सेकंड रूल बताया था कि अगर जी को सपोज कर लें, जी को सपोज करके भी हम जो है ना उसे कर सकते हैं। हम दोनों रूल करने हैं या उसमें से एक रूल करना है? आंसर सुने, अगर तो आपका रीजन क्लोज बनता है तो फिर तो आप सिर्फ पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हुए आंसर दे सकते हैं, और ओके अगर सर। क्लोज नहीं बनता तो फिर जी भी प्लॉट करनी होगी। क्यों, आपको ओके पता सर। ही नहीं चल सकता। और दूसरी बात, अगर क्लोज रीजन भी है फिर भी आप जी प्लॉट करके लेते हो तो मुझे खुशी होगी कि आपको जी मेथड आता है जी को प्लॉट करना। ओके सर। बहरहाल ओके सर। अगर किसी ने क्लोज रीजन है और पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके आंसर दे देता है तो मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी, पूरे मार्क्स में। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, कॉपी ना कीजिएगा, कॉपी अगर की गई सेम, अगर 2 स्टूडेंट्स का आंसर सेम है, आंसर मीन एक पॉइंट सेम है और कोई डाउट नहीं है उनकी कॉपी में, तो ऐसे दोनों क्विज़ेस को 0 कर दिया जाएगा। असाइनमेंट में भी अगर कॉपी होगी तो 0 कर दिया जाएगा। मैंने टीएस को बाउंड किया है कि सख्त मॉनिटरिंग करें कि ऑनलाइन में अगर कोई कॉपी वर्जन आता है मुझे भी भेजें, वो टीएस मुझे भेजेंगे, मैं भी चेक करूंगा, और अगर हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि ये कॉपी है दोनों, तो कॉपी करने वाला और करवाने वाला दोनों के 0 होंगे। प्रॉपर आप हमसे डिबेट कर सकते हो आके, हम आपको साबित करेंगे कि ये कॉपी है। तो अगर हम साबित करने में कामयाब हो गए तो आपको 0 मार्क एक्सेप्ट करना होगा और सख्त मॉनिटरिंग होगी कॉपी वर्जन पे, राइट? ओके, सेशन एंड करते हैं। कोई इश्यू है तो डिस्कस कर ले प्लीज। नो इश्यू। सर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें इस सेक्शन का। व्हाट्सएप ग्रुप एक स्टूडेंट ने बनाया, हर कोई स्टूडेंट अलग अलग ना बनाए। सर मैंने लिंक नहीं आया फिर। बना हुआ है सर जी, बना हुआ है। पता नहीं, मुझे एक ने लिंक भेजा, मैंने उसमें ऐड हो गया, दूसरे लिंक भेजा, मैं ऐड नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा ये रेपिटेशन हो जाएगी। अब पता नहीं किस स्टूडेंट ने भेजा है लिंक, मुझे नहीं पता। सर लिंक नहीं आया मुझे। अब पता नहीं, मैं देखता हूँ वो स्टूडेंट कौन है, मैं उसका नाम लेके फिर उसको कहता हूँ कि किसी तरह आपके नंबर्स, ज़ाहिर नंबर्स चाहिए होंगे, बल्कि आपके ईमेल कर दे वो सबको लिंक, जी इस सर। तरह से मैं कह देता हूँ। और दूसरा ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ही करना है। अगर कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, नो प्रॉब्लम। और ओके सर। मैं भी उसमें ये है कि एक मेंबर हूँ जी। ये बस एक फास्ट कम्युनिकेशन के लिए ये अटेम्प्ट लिया, अदरवाइज फॉर्मल वे आपका मूडल ही LMS ही है, जो आपका फॉर्मल हमारी वो वॉल है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।